नमस्कार। आज हम कुछ पुराने दस्तावेजों को देख रहे हैं। मुगल दौर की अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे जी। कि उस जमाने में खेती, उद्योग, व्यापार, तकनीक ये सब कैसा था। हाँ, ये जानना बहुत दिलचस्प है। तो चलिए शुरुआत कृषि से करते हैं। एक बात जो सामने आती है तुजु के बाबरी में कि जमीन तो बड़ी उपजाऊ थी, पर सिंचाई के लिए नहरें वो जरा कम थी। हाँ, ये गौर करने वाली बात है। ऐसा लगता है कि जमीन अच्छी थी और शायद आबादी उतनी नहीं थी, तो उत्पादन काफी हो जाता होगा बिना ज्यादा सिंचाई के। और इन दस्तावेजों में कृषि तकनीक में किसी बड़े फेरबदल का जिक्र नहीं है। हाँ, लेकिन बाद में शायद कुछ कोशिश हुई, जैसे शाहजहां ने फैज और शाह नाम की नहरें बनवाई। बिल्कुल बिल्कुल। इससे लगता है कि पानी की जरूरत और अहमियत समझी जा रही थी। और खाने पीने की चीजों में भी बदलाव आया होगा, नई फसलें बाहर से आईं। हाँ, कई आई। ये दस्तावेज बताते हैं कि पपीता, मक्का अमेरिका से आया। अच्छा। तरबूज, खरबूज मध्य एशिया से, और अनन्नास, काजू ये लैटिन अमेरिका से पहुंचे। और आलू, टमाटर, लाल मिर्च भी वो कब तक आ गए थे? वो थोड़े बाद में, 17वीं शताब्दी के आखिर तक। ये सब चीजें धीरे धीरे यहाँ की खेती का हिस्सा बनी। और तंबाकू का भी मैंने पढ़ा है, पुर्तगाली लाए थे शायद। जी हाँ, दक्षिण में लाए और फिर बीजापुर के व्यापारियों के जरिए ये अकबर के दरबार तक पहुंचा। और जहांगीर ने तो इस पर रोक भी लगा दी थी। हाँ, दस्तावेजों में ऐसा जिक्र मिलता है। ये भी एक दिलचस्प बात है। अच्छा, नकदी फसलों की बात करें, जिन्हें जिनसे आला कहते थे, हाँ। उनमें गन्ना, खासकर अवध और बंगाल का, बहुत अच्छा माना जाता था। और एक और चीज, मक्का जो है, उसका जिक्र आईने अकबरी में नहीं है, पर 18वीं सदी के रिकॉर्ड्स में पूर्वी राजस्थान, महाराष्ट्र में मिलता है। तो ये बाद में ज्यादा फैला होगा, लगता तो यही है। और हाँ, अकाल का जिक्र भी है। बदायूनी ने अकबर और शाहजहां के समय में पड़े अकालों के बारे में लिखा है। तो कृषि तो अहम थी ही, राजस्व का मुख्य स्रोत थी, पर क्या सिर्फ खेती ही थी? कारखाने वगैरह भी थे? हाँ बिल्कुल थे। शाही कारखाने थे, जिन्हें कारखाने ही कहते थे। अच्छा। इनमें कारीगर काम करते थे। अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर ने कारीगरों की हालत सुधारने पर ध्यान दिया। और बनता क्या था इन कारखानों में? कई चीजें बनती थीं, पर सबसे ज्यादा जोर शायद कपड़ों पर था, वस्त्र उद्योग पर। जाहिर है। और जमीन के नीचे क्या था? खनिज भी थे। इन दस्तावेजों के हिसाब से तांबा मिलता था राजस्थान और मध्य भारत से, हीरा गोलकुंडा की खानों से, लोहा कश्मीर, बंगाल, बिहार, इलाहाबाद इन इलाकों में था। और नमक के लिए सांबर झील और पंजाब की पहाड़ियां। सोना भी था? सोना कहाँ से? कुमाऊं की पहाड़ियों से, पंजाब की नदियों की रेत से। और एक यात्री थे राल्फ फिच, उन्होंने लिखा है कि बिहार की नदियों से भी सोना मिलता था। अच्छा। तो ये सब चीजें थी। आपने वस्त्र उद्योग का जिक्र किया था, वो कैसा था? वो तो बहुत ही फैला हुआ था। सूती कपड़ों के लिए बंगाल और गुजरात का नाम सबसे ऊपर था। हाँ, बंगाल की मलमल तो सुनी है। जी, वो तो दुनिया भर में मशहूर थी। और उन्हीं कपड़े कश्मीर, पंजाब, पहाड़ी इलाकों में बनते थे। अच्छी ऊन बाहर से मंगवाते भी थे। जहांगीर ने तो अमृतसर में ऊनी कपड़ों और शॉल के लिए कारखाने भी लगवाए थे। अरे वाह! और रेशम का काम बंगाल में खूब होता था। तो कपड़े तो हर तरह के बन रहे थे। बिल्कुल। धातु का क्या था? मेटल इंडस्ट्री वो भी काफी अहम थी। दिल्ली में तांबे के बर्तन बनते थे, बंगाल में कांसे के, काशी यानी बनारस में पीतल के बर्तन। और गहने? सोने चांदी के गहनों के लिए बीदर मशहूर था। और भारत का जो स्टील था, इस्पात। हाँ, दमिश्क स्टील जिसे कहते हैं। हाँ, कुछ लोग उसे वही कहते हैं। वो तो दुनिया भर में मशहूर था अपनी क्वालिटी के लिए। जबरदस्त। और हथियार वगैरह, तोपें? बिल्कुल। फतेहपुर सीकरी और बिहार में तोपे ढालने के कारखाने होने का जिक्र है। और हाँ, जहाज बनाना भी एक बड़ा काम था। जहाज कहाँ बनते थे? सिंध, बंगाल, कश्मीर और जो तटीय इलाके थे वहां पर। तो कारीगरी तो गजब की थी जी। लेकिन नई तकनीक, साइंस, उस मामले में क्या था? क्या कुछ नया हो रहा था? यहाँ तस्वीर थोड़ी मिली जुली सी है। इन दस्तावेजों को पढ़कर लगता है कि कोई बहुत बड़े क्रांतिकारी बदलाव नहीं हो रहे थे। जैसे? अबुल फजल अमेरिका की खोज का जिक्र करते हैं, आलम नव यानी नई दुनिया, और शोरे से पानी ठंडा करने जैसी जो देसी तकनीकें थीं उनका जिक्र है। एक फ्रांसीसी डॉक्टर थे बर्नियर, उन्होंने विलियम हार्वे की ब्लड सर्कुलेशन वाली खोज के बारे में बताया था। अच्छा, तो क्या यहाँ के हकीमों ने उसमें दिलचस्पी ली? लगता तो नहीं है। दस्तावेज कहते हैं कि भारतीय हकीमों ने शरीर विज्ञान की इन पश्चिमी खोजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो जो पारंपरिक ज्ञान था वही चल रहा था। हाँ, ज्यादातर ऐसा ही लगता है। पर कुछ तकनीकें थीं जो उन्नत थीं।
जैसे लोहे को गलाने के लिए लकड़ी का कोयला इस्तेमाल होता था। अबुल फजल ने तोपें और बंदूक की नालियां कैसे बनती थी उसका तरीका बताया है। और जिंक मतलब जिस्ता, उसको साफ करने की तकनीक तो 12वीं सदी से थी। तो कुछ चीजें थी। प्रिंटिंग प्रेस का क्या हुआ? पुर्तगाली लाए थे ना? हाँ, 16वीं सदी में गोवा में लाए थे, पर उसका असर बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हुआ लगता है। व्यापार में एक चीज चलती थी, हुंडी। हुंडी, वो क्या थी? वो एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज जैसा था, मतलब पैसे भेजने या उधार के लिए एक कागज। बड़े लेन देन इसी से होते थे। अच्छा, ये तो मॉडर्न बैंकिंग जैसा कुछ लग रहा है। हाँ, उस जमाने के हिसाब से काफी उन्नत व्यवस्था थी ये। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो मुगल अर्थव्यवस्था की एक मोटी तस्वीर क्या बनती है? कि खेती पर आधारित थी। बिल्कुल, कृषि मुख्य आधार थी। कुछ नई फसलें बाहर से आईं। कपड़ा और धातु उद्योग काफी अच्छा था। हाँ, बहुत विकसित था। लेकिन तकनीकी तौर पर शायद दुनिया के बाकी हिस्सों से थोड़े पीछे रह गए या धीमी रफ्तार थी। हाँ, कह सकते हैं कि तकनीकी नवाचार उस रफ्तार से नहीं हुआ जैसा शायद यूरोप में हो रहा था। तो ये सोचने वाली बात है हाँ, जी। कि एक तरफ इतनी जमीन, इतने संसाधन, इतनी कारीगरी, और दूसरी तरफ तकनीकी रफ्तार थोड़ी धीमी। बिल्कुल, और इस कॉम्बिनेशन ने, मतलब भरपूर संसाधन और तकनीकी ठहराव के इस मेल ने मुगल साम्राज्य के भविष्य पर और यूरोपीय शक्तियों के साथ उसके रिश्तों पर कैसा असर डाला होगा? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्या होता अगर तकनीकी तरक्की भी उतनी ही तेज होती जितनी संसाधनों की भरमार थी? ये सवाल इन दस्तावेजों को पढ़ने के बाद जरूर दिमाग में आता वाक्य है। अगर आपको ये ऑडियो पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो आप इसे ही और ऑडियो पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।